एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे BHDE 143 के अंतर्गत प्रेमचंद के महत्वपूर्ण साहित्य पंच परमेश्वर की मूल्यांकन को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे हमें बल मिलता है ताकि हम आपके लिए और नए वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। प्रसिद्ध आलोचक और कथाकार गंगा प्रसाद विमल ने पंच परमेश्वर के लिए कहा है कि पहली बार प्रेमचंद ने जीवन की कुछ जीवंत समस्याओं को लेकर अपने उपन्यास में आए थे। पंच परमेश्वर एक विस्तृत कहानी के रूप में हमें दिखता है। इसका विस्तृत होना पाठकों को नीरस भी बनाता है, परंतु इसकी यह विस्तृत जो कहानी है वह पाठकों को अपने ओर आकर्षित भी करती है। जुम्मन और अलगू की मूल कथा में खाला की जायदाद, अलगू का सत्य भाषण, जुम्मन और अलगू वैमनस्य, बैल के लेन देन का प्रसंग और अंत में सुखद पुनर्मिलन का निर्णय ही वे कथा कौन हैं जिनके बीच सहज कहानी चलती है और एक असहज मूल्यारोपण उभरता है। प्रेमचंद कृत्रिम स्वाभाविकता के लिए पंचायतों के वातावरण की सृष्टि तो करते हैं, किंतु उससे विश्वसनीयता के लिए वह कलात्मक सुघड़ता नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उत्तरवर्ती कहानियाँ विशिष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ विश्वसनीयता के लिए वातावरण में एक आधिकारिक सच्चाई का भ्रम कलात्मक सुघड़ता के साथ बना रहता है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी के आरंभ में हमें अनेक नाटकीय विभिन्नता देखने को मिलती है। इसके शुरुआत में ही हम देखें तो जुम्मन का अपनी खाला से जायदाद अपने नाम पे करवाना, जो उसका मित्र है अलगू, उसका पंचायत में जुम्मन के खिलाफ जुम्मन का पक्ष न लेकर सत्य के पक्ष में जाना। इस तरह जुम्मन और अलगू का वैमनस्य हमें देखने को मिलता है। दूसरा हम रूप देखें इस कहानी में तो बैल के लेन देन का प्रसंग आता है, और अन्य कोनों की बात करें, अन्य प्रसंगों की बात करें तो अंत में इन दोनों का सुखद मिलन भी होता है। इस प्रकार इस कहानी में हमें अनेक कोण देखने को मिलते हैं। विमल जिस कलात्मक सघुरता के अभाव को लक्षित कर रहे हैं, वस्तुतः वह इसलिए प्रतीत हो रहा है कि जिस दृष्टि से हम न्याय व्यवस्था को देखने समझने के मुखापेक्षी हो गए हैं, वह उपनिवेशवाद की देन है। यहाँ जो प्रसिद्ध आलोचक और कथाकार जो हैं विमल जी, जिनका नाम गंगा प्रसाद विमल है, उन्होंने जो इस कहानी को एक विस्तृत और भ्रम की स्थिति पैदा होते हुए बताते हैं, कहानी में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होता हुआ प्रस्तुत करते हैं। असल वह इसलिए होता है क्योंकि यह जो पंचायत को मुंशी प्रेमचंद ने जो दर्शाने का प्रयास किया है, वह गांव के ग्रामीण जीवन शैली के अनुसार, उनके जीवन शैली के अनुसार उस पंचायत की कानूनी प्रक्रिया को दर्शाता है। परंतु विमल जी इसमें जो कमी देख रहे हैं वह इसलिए हो रहा है क्योंकि वे जो तत्कालीन समय में उपनिवेशवाद की जो न्यायिक व्यवस्था है उससे उसकी तुलना करके देख रहे हैं। न्याय और ईमान के लिए हमारे देश में जिस उच्च नैतिक धरातल की कल्पना की जाती रही है, वह सचमुच उतना दुर्लभ नहीं है जितना न्याय व्यवस्था के बाजारीकरण के चलते अप्रतीत होता है। यहाँ हम देखें तो जो हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था थी, उसमें जो पंच होते थे उनका कुछ नैतिक धरातल होता था। जब वह पंच के पद पे बैठते थे तो वह अपने सभी सगी संबंधी नाते व्यवहार को भूलकर सिर्फ शख्स का पक्षधर होते थे। और इस प्रकार हम देखें तो न्याय के लिए हमें काफ़ी समय तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता था। काफ़ी आसानी से गांव समाज के उच्च व्यक्तियों द्वारा पंचायत करके इस समस्या का हल तथा उसका निर्णय
मिल जाता था, परंतु आज के समय में जब न्याय का बाजारीकरण हो गया है तो न्याय प्राप्त करना काफ़ी कठिन हो गया है। आश्चर्य नहीं है कि प्रेमचंद स्वयं अंग्रेजी न्याय प्रणाली से घनघोर असहमत थे और महात्मा गांधी भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के बनाए हुए न्याय प्रणाली से असहमत थे, इसी प्रकार प्रेमचंद भी अंग्रेजों के न्याय प्रणाली से काफ़ी असहमत थे। आलोचक शिव कुमार मिश्र ने इस कहानी के संबंध में लिखा है, सचमुच पंच में परमेश्वर का, खुदा का वास होता है। इस तरह एक नैतिक आदर्श की प्रतिष्ठा इस कहानी में है, जो आदर्श जरूर है किंतु अपर्याय नहीं। इसी प्रकार हम देखें तो जो आलोचक शिव कुमार है वह इस कहानी की विशेषता को समझते हुए इसके संबंध में लिखते हैं कि पंच परमेश्वर जो है सचमुच में पंच परमेश्वर का ही रूप होता है। उसके अंदर नैतिक आदर्श की प्रतिष्ठा होती है और वह जो उस पद पर बैठता है वह न्याय के प्रति समर्पित होता है। यही आदर्श है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। अपने दैनंदिन व्यवहार में हम सोते जागते सुबह के भूलों को शाम को घर वापस लौटते देखते हैं। यह आरोपित आदर्श नहीं है, हमारे साधारण जीवन व्यवहारों में देखी गई सच्चाई है। कहानी का उद्देश्य ऐसे ही नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना भी है जो प्रेमचंद को स्वाधीनता आंदोलन से अंगीकार किए थे। ऊपर कहा जा सकता है या कहा जा चुका है कि प्रेमचंद मनुष्य में उच्च नैतिक गुणों को देखने के हिमायती थे और अपनी रचना में ऐसे मानवीय समाज की रचना का स्वप्न देखते थे जहां गैर बराबरी अन्याय न हो। जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं, पंच परमेश्वर उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं, इससे हमें प्रेमचंद की विचार की गुणवत्ता देखने को और समझने को मिलती है। वह ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, स्वप्न देखते हैं जहां लोगों में भेदभाव न हो, न्याय के लिए असमान नीतियां न अपनाई जाती हों, सब में बराबरी तथा सबको एक समान न्याय प्राप्त हो। यहाँ इस कहानी में खाला द्वारा पूछा गया सवाल, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, असल में गहरा सवाल है। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो जब खाला पंच के तलाश में जाती है तो वह अलगू से कहती है, चूँकि अलगू जुम्मन का दोस्त था तो वह कहता है कि वह मेरा दोस्त है और पंच में मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। इस पर खाला कहती है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, असल में गहरा सवाल है जो मनुष्य सभ्यता के समक्ष सदैव खड़ा। आधुनिक जीवन सभ्यता में ऐश्वर्य और संपन्नता की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ठीक उसी के साथ यह जीवन सभ्यता अनेक नैतिक संकटों से ग्रस्त भी दिखाई दे रही है। रोजमर्रा की सच्चाई है कि अब कोई किसी के झगड़े में बीच बचाव नहीं करता, बल्कि उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाने में ही अपनी समझदारी मानता है। जब इस साहित्य प्रेमचंद के साहित्य पंच परमेश्वर को पढ़ते हैं तो उसमें जो न्यायिक व्यवस्था है और उसके प्रति जो लोगों का विश्वास है वह एक दूसरे को सहयोग करने की सामाजिक नैतिकता को प्रेमचंद दिखाते हैं। जबकि आज के समय में, आज इस आधुनिक दौर में कोई किसी की सहायता नहीं करना चाहता, कोई किसी के झगड़े में बीच बचाव या सत्य कहने की भी हिम्मत नहीं करना चाहता। वह यह सब देख अपनी आंखें बंद कर आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना चाहता है। वह इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। यह एक या कुछ मनुष्यों का स्वभाव होने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी कि समूची मनुष्य जाति या सभ्यता का स्वभाव बन जाना है। आज हम देख रहे हैं यह किसी एक दो व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह लगभग पूरे समाज का यह स्वभाव बन चुका है। प्रेमचंद की यह पुरानी कहानी अन्याय के विरुद्ध सहज न्याय बोध की स्थापना की कहानी है। पंच परमेश्वर में दो व्यक्तियों के झगड़े को, दो व्यक्तियों के समस्याओं को पंचों द्वारा निष्पादन करना प्रेमचंद के न्यायिक व्यवस्था के
परस्पर सहयोग की चित्र को प्रेमचंद अपने इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद अपनी अन्य रचनाओं की तरह यहाँ भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं भूलते और उसी अंतःप्रेरणा के चलते उनकी कहानी में यह कदापि असहज नहीं लगता कि खाला अपने न्याय के लिए अलगू चौधरी का चुनाव करे और समझू साहू जुम्मन शेख को अपना पंच स्वीकार करे।